वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। डिटर्मिनेंट का यह पार्ट 4 है और आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ थ्योरी का कंसेप्ट यहाँ पे रखूँगा, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। फिर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट होता है और यहीं से किसी भी बोर्ड एग्जाम CBSE, बिहार बोर्ड, अदर बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टीज से। अब है प्रॉपर्टीज पढ़ते क्यों हैं? अब कोई क्वेश्चन आप डिटर्मिनेंट से सीधा भी एक्सपेंड करके बना सकते हो, लेकिन उसका लेंथ काफ़ी लार्ज हो जाएगा। प्रॉपर्टीज लगाने का हम लोगों का मकसद होता है कि किस तरह से क्वेश्चंस के डायमेंशन को, साइज को मिनिमाइज किया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, घटा दिया जाए। देखिए अब यहाँ सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड if its rows and columns are interchanged। फिर से एक बार सुन लीजिए, the value of a determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged। मतलब सीधा ऐसे समझना है, सपोज कीजिए कि a इक्वल टू, ठीक है, हम लोग लिख लिए a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 लिख लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस पर हम लोग डिटर्मिनेंट लगाए तो यह भी डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक, अब बोल रहा है कि इसको आप इंटरचेंज कर लो, मतलब इसका ट्रांसपोज ले लो। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। हालांकि ये वर्क मैट्रिक्स में होना चाहिए था, हम लोग ये लिखते मैट्रिक्स के फॉर्म में, फिर उसका ट्रांसपोज लिखते, मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो आप ऐसे समझो, इसको आप एक्सपेंड कर दो। 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपेंड करने बताया हूँ और जितना इसका वैल्यू होगा उतना ही इसका वैल्यू होगा। कहने का मतलब हो गया कि कोई भी डिटर्मिनेंट अपने ट्रांसपोज के इक्वल होता है। कोई भी मैट्रिक्स है उसका आप डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर लो, उसका ट्रांसपोज, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर लो, आपस में बराबर होगा। मेन यही बात समझना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, कोई भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी एलिमेंट of any row column with their cofactor is always equal to determinant। अब आप ऐसे समझो, मान लीजिए कि a11 है, ठीक, आप ऐसे समझिए कोई भी डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं। कैसे एक्सपेंड करते हैं? a11 इस वैल्यू को लेते हैं ना जी, यह कौन सा वैल्यू है, किसका कोफैक्टर का? c11। फिर a12 लेते हैं, यानी यहाँ से a21, यह किसका कोफैक्टर है? c21 का। यह किसका कोफैक्टर है? 331 का। मतलब अगर आप एलिमेंट a11 लिए तो c11 ले लो, a21 लिए तो c21 ले लो, a31 लिए तो c31 ले लो, इससे आपको वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हम लोग जो इवेल्युएट करते हैं फर्स्ट रो ऑपरेशन a11, अब देखिए इसको c11 यानी पहला यहाँ का कोफैक्टर, फिर a12 देखिए c12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर, हम लोग इससे पहले वाले पार्ट में देखे हैं a13 और c13, यही 4 एलिमेंट रहता है ना। तो बोला अगर ये पोजीशन इक्वल होगा, मतलब 1 1 एलिमेंट ले लिए, उसका कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, बहुत एग्जाम्पल हो सकता है। तो उससे जो वैल्यू आता है वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है। कोई नया बात नहीं, हम लोग पढ़े हुए हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, कोई भी ए बी स्क्वायर मैट्रिक्सेस है सेम ऑर्डर का, तो आप ए बी का प्रोडक्ट कर लो मैट्रिक्स में और उसका डिटर्मिनेंट ले लो। ए का अलग डिटर्मिनेंट, बी का अलग डिटर्मिनेंट, दोनों इक्वल होगा, लेकिन शर्त क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सेम ऑर्डर का हो। अब देखिए फोर्थ, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, वही बात है जो दो में हम लोग पढ़े, थोड़ा सा अंतर है। देन द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, आप ऐसे देख लो, समझो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 लिख दिए। अब आप देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग, अब आप समझिए a11 लिया जी, क्या लिया? a11 लिया, देखिए c31 कॉलम 31, कौन है कॉलम? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम दिख रहा है, ठीक। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग
A12 लिया, देखिए दिख रहा है 32, A13 लिया, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो रिजल्ट कितना होगा? 0 होगा। अब देखिए दोनों में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप एलिमेंट 1 1 लिए, साथ में C11 ले लेंगे, एलिमेंट 2 1 को फैक्टर 2 1, एलिमेंट 3 1 को फैक्टर 3 1, तो डिटर्मिनेंट A का वैल्यू आ जाएगा। अगर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ले लिए, यहाँ लिखा है, तो उसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यह सब ऑब्जेक्टिव में आता है। आप कोई मैट्रिक्स ले लेना, खुद से चेक करके देख लेना। अच्छा, C31 समझते हो ना जी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर। C32 का मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर। A11 एलिमेंट है। अब आइए पांचवा, इफ एनी टू रोज columns of a determinant are interchange then the value of a determinant by minus n only। देखिए मैं इसे समझा देता हूँ। अब सपोज कीजिए A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब मैं एक्सपेंड नहीं करूँगा, इसका वैल्यू K है, सपोज कर लिए। अब मेरा मन हो गया कि किसी दो रो या दो कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर लें, यही है, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। A2 B2 C2, A1 B1 C1, A3 B3 C3। अगर इसका वैल्यू माने हैं, इसका वैल्यू K होगा नहीं, हम लोग माने, क्यों माने? अब इसको एक्सपेंड करना होता, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस K हो जाएगा। यही चीज़ बोल रहा है, समझ में आया? अच्छा, अब इसको रट नहीं लेना है कि यही रो यही कॉलम यहाँ और ये कॉलम यहाँ, एनी, इसको यहाँ रख सकते हैं, इसको यहाँ हम लोग देखेंगे पॉसिबिलिटी एंड डिटर्मिनेंट, जो पार्ट 5 आएगा, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में चले जाएंगे। अब 6 नंबर देखिए, प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द इट्स वैल्यू इज 0। आइडेंटिकल मतलब समझते हो जी, एक समान। अब देखिए 5 10 20, 100 200 400, अब 5 10 20, देखिए पहला कॉलम थर्ड कॉलम एक समान है। कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स का एलिमेंट मैट्रिक डिटर्मिनेंट के अंदर जो होगा, अगर वह आइडेंटिकल है, एक समान है, फर्स्ट रो या सेकेंड कॉलम में इक्वल हो जाए, फर्स्ट रो थर्ड किसी दो एनी टू का अगर एक समान हो, तो उस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट सीधा 0, एक्सपेंड नहीं करना है। अब देखिए, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0, सीधा जानिए किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो, या तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, कहीं भी एक पोजीशन में अगर 0 हो गया, कहीं भी एक पोजीशन में अगर 0 हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, रुकिए मुझे लिख लेने दीजिए। चलिए देखिए, इसका पहला कॉलम 0 है, 0 हो गया। अब जरूरी ना है पहला रो भी, कोई एक रो या कोई एक कॉलम में अगर एलिमेंट 0 होगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो इसमें जो यूज होने वाला प्रॉपर्टी है 5th 6th, जो क्वेश्चन में आप लगा पाओगे 7th, और एक यहाँ मैं टिक लगाया था ये। हालांकि ये सब प्रॉपर्टी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है 1st 5th 6th 7th, और जो नेक्स्ट मैं बताऊँगा वो प्रॉपर्टी नंबर 8, 8वां प्रॉपर्टी देखें। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट K, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज K टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। देखिए, इसका जो मेन मकसद है सीधा सीधी मैं बता देता हूँ। किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में मल्टीप्लाई किया जा सकता है या किसी एक कॉलम में, और कॉमन भी किसी एक रो या एक कॉलम से लिया जा सकता है। ठीक है, कोई एक डिटर्मिनेंट हम लोग ले लिए मैट्रिक्स से, उसमें K से हम लोग मल्टीप्लाई किए, तो जो वह डिटर्मिनेंट A का वैल्यू होगा K × B होगा। ठीक है, तो मेन जो इससे काम यूज होने वाला बात है, इसका जो भावार्थ है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे बाहर से, तो किसी एक रो में होगा या किसी एक कॉलम में होगा, और कॉमन भी जो लेंगे किसी एक रो या एक कॉलम। लेकिन मैट्रिक्स में क्या था, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो हर एक एलिमेंट में होगा, कॉमन ले रहे हो हर एक एलिमेंट से होगा, तो यह ध्यान रखना है। और यह जो आप देख रहे हो बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के व्यू से, देखिए इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे पार्ट 5 में। K का डिटर्मिनेंट, K इन N डिटर्मिनेंट ऑफ ए, N हो गया ऑर्डर, 2 × 2 ऑर्डर है जी स्क्वायर, 3 × 3 है क्यूब, 4 × 4 है 4। अब आइए यहाँ, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो
मतलब कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, सपोज करो कोई डिटर्मिनेंट इस तरह से लिखा हुआ है A1 A2 A3 B1 प्लस अल्फ़ा 2 B2 B3 C1 प्लस अल्फ़ा 3 C2 C3। अब इसको सेगमेंटेशन करना है, 2 पार्ट्स में हम लोगों को ब्रेक करना है। देखिए पहला ध्यान दीजिएगा A1 B1 C1, ये A2 B2 C2 A3 B3 C3 लिख सकते हैं ना। ये देखिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इस डिटर्मिनेंट को इस तरह से ब्रेक कर दिया गया। ध्यान से देखिए 10वां प्रॉपर्टी, कोई भी डिटर्मिनेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे A1 0 0, ठीक, यहाँ पर 0 B1 B2 0 C1 C2 C3। देखिए इस तरह लिखा हो। और क्या A1 A2 A3 0 0 0 B2 B3 C1 C2 C3 इस स्ट्रक्चर का हो, या A1 0 0 0 B2 0 0 0 C3। देखिए ध्यान से समझिए, ठीक ठीक ठीक, सुनिएगा, यह डायगोनल एलिमेंट है। कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप इवेल्युएट कर रहे हो, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर तीनों जीरो है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे तीनों जीरो है, या डायगोनल के अबव और बिलो 0 0 है। तीनों केस में जो वैल्यू होगा तीनों डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, क्या मैं बोला, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब क्या आंसर हो जाएगा A1 B2 C3। इस केस में भी, इस केस में भी, इस केस में भी। फिर से एक बार सुन लो, कोई भी डिटर्मिनेंट है उसका डायगोनल एलिमेंट ये हुआ, डायगोनल एलिमेंट या प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के अबव तीनों एलिमेंट 0 हो, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे तीनों एलिमेंट 0 हो, या डायगोनल के अबव और बिलो 0 हो। तीनों केस में क्या आंसर होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या है डायगोनल पर, A1 B2 C3 A1 B2 C3 A1 B2 C3। इसको लिख लीजिए जल्दी से। तो आज हम लोग क्या देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। हो सकता है आप बोर हो गए, मैं जानता हूँ, थ्योरी का पोर्शन है, मैथमेटिक्स है, बच्चे बोर हो जाते हैं। तो जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे मैं उस प्रॉपर्टी को लाऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन बनता है। मैं बताया था शुरू में 3 4 और 1 यहाँ जो अभी देखे, 3 4 5 प्रॉपर्टी दिमाग में रखोगे हो जाएगा। उतना बस कंसेप्ट था, वो भी लिखना ज़रूरी था। पार्ट 5 में हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे। पूरा जितना भी प्रॉपर्टीज बताया हूँ एक बार आप पढ़ के जरूर आ जाना। मैथमेटिकल सेतु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मैं पार्ट 5 के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।